नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्कर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे ही यह खबर जया के समर्थकों को मिली, वो जश्न में डूब गए। दिवाली से पहले ही पटाखे छूटने लगे, मिठाइयां बंटने लगी। लेकिन यह सिर्फ अभी एक राहत है। कर्नाटका हाई कोर्ट के एक फैसले में उनको 4 साल की सजा सुनाई गई, जिससे उनके राजनीतिक सफर पर फिलहाल एक ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन अभी उनकी पार्टी खुश है, क्योंकि अम्मा को मिल गई है बेल। जी हां, अम्मा को जमानत मिल गई है। कर्नाटका हाई कोर्ट की ओर से बेल की याचिका ठुकराए जाने के बाद जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कई शर्तों के साथ उन्हें फौरी राहत दे दी है। जमानत मिलने की बात अम्मा के समर्थकों को जैसे ही मिली, वो खुशी में डूब उठे। इस जश्न को देखिए, इस खुशी को महसूस कीजिए। ये अम्मा की जमानत का जश्न है। शुक्रवार दोपहर बाद जैसे ही ये खबर आई कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को जमानत मिल गई है, जयललिता समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग सड़कों पर ही जश्न मनाने लगे। लोग इतने खुश हो गए थे कि वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे थे। आखिर ये खुश हो भी क्यों ना? आखिरकार जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से राहत जो मिली थी। आखिर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को जमानत जो मिली थी। ये बात और है कि कोर्ट ने जयललिता को ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर दिया है। कई टर्म एंड कंडीशन के साथ दिया गया है। वकील ने आश्वासन दिया कोर्ट को कि वो खुद एक चिट्ठी लिखेगी सारी पार्टी के प्रमुख लोगों को कि कोई हिंसा तमिलनाडु में नहीं हो सकती और जजेस के बारे और किसी के बारे कुछ अनाप शनाप बात नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा जजेस ने कि हम ये जो आश्वासन दिया है इसको नोट करते हुए कहते हैं कि यदि सुब्रमण्यम स्वामी कोई बयान देता है कि मेरे साथ या मेरे अन्य लोगों के साथ कुछ भी हिंसा का कोई घटना हुई है, तो तुरंत हम यहां आपको बुला करके उसकी बेल कैंसिल करने की सुनवाई सुनेंगे। जयललिता समर्थकों ने हंगामा या हिंसा की तो जमानत रद्द हो जाएगी। जज के खिलाफ अगर अपशब्द कहे गए तो जमानत रद्द हो जाएगी। अगर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ दुर्व्यवहार होगा तो अम्मा को सीधे जेल जाना होगा। इसके पहले स्पेशल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने और 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद उन्होंने 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय कर दी थी। लेकिन चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की बेंच ने जयललिता को राहत दी और साथ ही चेताया कि अगर 18 दिसंबर तक पेपर बुक पेश नहीं होती है तो एक भी दिन की ज्यादा मोहलत नहीं दी जाएगी। साफ है कि इस फैसले से जयललिता की परेशानियां कम हुई हैं, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीषा लाल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। तो साफ है कि जयललिता को जमानत तो मिल गई है, लेकिन इसमें कई गंभीर शर्तों को जोड़ा गया है। कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि उन्हें बेल तो मिली है, लेकिन कोर्ट ने हिदायत दी है कि शर्तों का उल्लंघन हुआ तो यह बेल सीधे खारिज हो जाएगी और अम्मा को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। जया ने इस बाबत एक लिखित पत्र भी कोर्ट में दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ जहां जयललिता के वकील ने अम्मा की बेल के पक्ष में दलील पर दलील दिए, वहीं स्वामी ने भी इन दलीलों पर सवाल खड़े करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। स्वामी ने कोर्ट में आशंका जताई कि जमानत मिलने के बाद अम्मा समर्थक हंगामा और तोड़फोड़ कर सकते हैं। इस पर जयललिता के वकील फली एस नरीमन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अम्मा पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगी कि वो राज्य में किसी प्रकार की अशांति न फैलाएं। अम्मा समर्थक हिंसा फैला सकते हैं। जयललिता खुद कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करेगी।
स्वामी ने कोर्ट में ये भी कहा कि अगर जयललिता जेल के बाहर रहेंगी तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं, वो फर्जी कागजात भी बना सकती हैं। इसके जवाब में जयललिता के वकील नरीमन ने भरोसा दिलाया कि जयललिता जब तक पूरे कागजात कोर्ट में पेश नहीं कर देंगी तब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी। जयललिता सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है। जयललिता 18 दिसंबर तक घर से बाहर नहीं निकलेंगी। स्वामी ने जयललिता की जमानत का इस आधार पर विरोध किया कि वो जब बाहर रहेंगी तो अदालती कार्रवाई को लंबा खिंचवाने की कोशिश करेंगी। इस पर जयललिता के वकील ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगी और न ही उनका ऐसा करने का कोई इरादा है। जयललिता कार्रवाई को लंबा खिंचवा सकती हैं। जयललिता ऐसा नहीं करेंगी। अदालत में स्वामी ने इस बात की आशंका भी जताई कि जयललिता तय समय के अंदर कागजात जमा नहीं कर सकती हैं। ऐसे में खुद ब खुद अदालत की कार्रवाई लंबी खींचेगी। इस पर अम्मा के वकील नरीमन ने वादा किया कि वो कागजात समय पर जमा करा देंगी। वैसे इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अम्मा ने अगर एक दिन की भी देरी की तो तुरंत उनकी जमानत रद्द हो जाएगी। जयललिता समय पर कागज जमा नहीं करा सकती हैं। अदालत के तय समय का पालन किया जाएगा। प्रज्ञा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और जिस मामले में जयललिता को सजा हुई है वो करीब 18 साल पुराना है। कई चरणों से होता हुआ ये मामला तमिल राज्य की सीमा से बाहर कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचा, जहां इस पर आखिरकार फैसला आया। दरअसल जयललिता के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला 18 साल पुराना है। ये मामला तब दर्ज हुआ था जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। 1991 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता ने 3 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बस 1 रुपए महीना वेतन पर काम किया। उनके खिलाफ आरोप यह था कि उनके पास उनके कार्यकाल की संपत्ति तक करीब 66 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे हो गई। इस लपेटे में उनकी सहयोगी रही शशिकला नटराजन, उनके रिश्तेदार इलावरासी, उनके भतीजे और बेदखल किए जा चुके उनके गोद लिए गए बेटे सुधाकरन भी आ गए। इस मामले में कई राजनीतिक और कानूनी उतार चढ़ाव देखने को मिले। आइए जानते हैं कि इस मामले में कब क्या हुआ। 14 जून 1996 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 18 जून 1996 तत्कालीन द्रमुक सरकार ने बेहिसाब संपत्ति रखने के लिए जयललिता के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए डीवीएसी को निर्देश दिए। चार जून 1997 चेन्नई कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल। जया के पास 66.65 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोतों से होने की बात। 21 अक्टूबर 1997 कोर्ट ने जयललिता, शशिकला, सुधाकरन और इलावरासी के खिलाफ आरोप तय किए। दो मार्च 2002 मुख्यमंत्री के रूप में जयललिता ने संभाला कार्यभार। जाहिर है मामला बढ़ चुका था। जयललिता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही थी। 16 मई 2011 एआईएडीएमके के वापस सत्ता में आने पर जयललिता फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 28 अगस्त 2014 मामले में सुनवाई खत्म। ये पहला मौका नहीं है जब जयललिता को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले 2001 में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के फौरन बाद उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जया की शपथ ग्रहण कराने की पूरी कार्यवाही को ही रद्द कर दिया था। अदालत का कहना था कि चूंकि जया को तांसी भूमि घोटाले में 2 साल के सश्रम कारावास की सजा मिली हुई है, लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जा सकती। उस समय जया ने अपने करीबी ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन फरवरी 2002 में मद्रास हाईकोर्ट से सभी आरोपियों के बरी होने के बाद उन्होंने फिर से सीएम की कुर्सी संभाल ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और जयललिता के राजनीतिक सफर में ब्रेक लाने वाला ये फैसला कई मायनों में अहम है।
जयललिता को सीएम पद से हटना पड़ा, वो चुनाव नहीं लड़ सकती, विरोधियों के पास अब एक मुद्दा है और राज्य की बागडोर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से संभालनी होगी। ऐसे कई दूसरे राजनीतिक बदलाव हैं जो तमिल राजनीति में इस फैसले के बाद आ सकते हैं। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि बहुत ऊंचाई से गिरने पर चोट भी बहुत ज्यादा लगती है, दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। बात सिर्फ जयललिता जैसी कद्दावर तमिल नेता के जेल जाने और सजा पाने की नहीं है, बात सिर्फ किसी बड़े नेता का पद छिन जाने की नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक ऊंचाई का मतलब ये है कि आप जिस मैदान में खड़े हैं वहां जनता सिर्फ आपको चाहे, जनता आपका विरोध करने वाले खेमों को वहां तक समेट कर रख दे जहां से वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सोचें और आपके कद से बड़ा कोई नेता लोगों को दिखाई न दे। जयललिता तमिल राजनीति की इसी ऊंचाई पर थीं, जहां से कोर्ट के एक फैसले ने अचानक जमीन देखने को मजबूर कर दिया। अम्मा की मौजूदा ताकत आंकड़े बताते हैं। विधानसभा की 235 सीटों में पार्टी के पास 150 सीटें हैं। डीएमके किसी विरोध की स्थिति में नहीं है। तो सवाल यह है कि अम्मा को अदालती सजा मिलने के बाद तमिलनाडु की राजनीति पर क्या असर होने वाला है। सत्ता को लेकर तो कोई खतरा नहीं, सत्ता तो पार्टी के पास ही रहेगी। फिर क्या बदल सकता है दक्षिण के इस राज्य की राजनीति में? बहुकोणीय हो सकती है राजनीति। अब तक तो तमिलनाडु की राजनीति के दो ही प्रबल ध्रुव रहे हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, यानी जयललिता और करुणानिधि। एक तरफ जयललिता लगातार मजबूत होती जा रही थी तो दूसरी ओर डीएमके का राजनीतिक प्रदर्शन काफी कमजोर। एक तरफ जयललिता की पार्टी में कोई सेकंड लाइन नहीं है तो दूसरी ओर डीएमके के घर में आपसी लड़ाई चरम पर है। शारीरिक तौर पर कमजोर होते करुणानिधि अपने बेटों स्टालिन और अलागिरी की लड़ाई में उलझे हैं। बेटी कनिमोई भ्रष्टाचार के आरोप में जेल यात्रा कर चुकी हैं। ऐसे में लंबे समय से इंतजार में बैठे राष्ट्रीय दलों को राज्य में अपनी पैठ बनाने का मौका मिल सकता है। ऐसे में अम्मा के सबसे करीबी समझे जाने वाले पन्नीर सेल्वम का सीएम बनना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि वो सिर्फ एक चेहरा ही हैं। जयललिता की कार्यशैली को जानने वाले समझते हैं कि सत्ता का नियंत्रण जया के पास ही होगा। फैसला अब भी वही लेंगी, इससे पहले भी ऐसा देखा जा चुका है। डीएमके को मिलेगा राजनीति का मौका। लोकसभा में मुंह की खाने के बाद करुणानिधि को कुछ सूझ नहीं रहा था कि अम्मा विरोध की राजनीति को वो कैसे आगे ले जाएं। एक तरफ अंदरूनी झगड़े तो दूसरी ओर ताकतवर अम्मा। लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद डीएमके को नया हथियार मिल गया है अम्मा पर हमला करने का। इसी को आधार बनाकर करुणानिधि अपनी पार्टी में फिर से उत्साह भरने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अम्मा के राजनीतिक सफर में आई इस नई मुसीबत के तमिलनाडु के राजनीति में दूरगामी प्रभाव होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और जयललिता का सफर वैसे तो फिल्मों से शुरू हुआ, लेकिन वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ही आगे बढ़ता गया और जिंदगी की असली फिल्म में जयललिता कई नाटकीय मोड़ों से होते हुए तमिल राजनीति के शीर्ष पर पहुंच गई। चलिए एक नजर डालते हैं कि जया से अम्मा वो कैसे बनी। कल की जयललिता जयराम या फिर आज की अम्मा? तमिलनाडु की आम जिंदगी में ये चेहरा, ये नाम कभी अजनबी नहीं रहा। पहले सिनेमा के पर्दे पर राज किया, अब राजनीति पर राज कर रही हैं अम्मा। कन्नड़ परिवार में जन्मी जयललिता की रियल लाइफ से रियल लाइफ तक की कहानी किसी फिल्म जैसी ही लगती है। पिता की बचपन में मौत और मां संध्या के फिल्मों में काम करने की वजह से जयललिता लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर सकी। 9वीं में पढ़ाई करते समय ही मां के कहने से फिल्मों में काम करना शुरू किया, जहां से जयललिता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
15 साल की उम्र में ही वो कन्नड़ फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं करने लगी। इसके बाद से तमिल फिल्मों में काम करने लगी। மெட்ராஸ்ல எங்க வீடு தெரியுமா? என்னமோ புதுசா கேக்குறீங்க. எப்படி? ஹோட்டல்ல எப்ப பார்த்தேனோ. वो पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहनकर भूमिका निभाई। 1965 से 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ की। इन दोनों ने करीब 28 हिट फिल्मों में साथ में काम किया। जब उन्होंने साउथ के सुपरस्टार शिवाजी गणेशन के साथ फिल्में की तो उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। जयललिता मशहूर होती गईं। 1973 में उनकी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। बॉलीवुड की एक फिल्म में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी काम किया। उनकी अंतिम फिल्म 1980 में रिलीज की गई थी। जयललिता अपने फिल्मी करियर में 140 फिल्मों में अभिनय कर चुकी थीं, जिसमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्में शामिल हैं। इस बात के दावे किए जाते रहे हैं कि एमजी रामचंद्रन ने उन्हें राजनीति से परिचित कराया, लेकिन जयललिता इन दावों को खारिज करती रही हैं। एमजी रामचंद्रन के साथ 1982 में राजनीतिक शुरुआत करते हुए उन्होंने अगले ही वर्ष पार्टी के प्रोपेगेंडा सचिव का काम संभाला और बाद में अंग्रेजी में उनकी अच्छी पकड़ देखते हुए रामचंद्रन ने उन्हें राज्यसभा में भिजवा दिया। बाद में वो विधानसभा सदस्य भी बनी, लेकिन कुछ सालों में ही दोनों के बीच मतभेद पैदा होने लगे। 1987 में रामचंद्रन की मौत के बाद अन्ना द्रमुक दो धड़ों में बट गई। एक धड़े की नेता एमजीआर की विधवा जानकी रामचंद्रन थीं, तो दूसरी की जयललिता। लेकिन जयललिता ने खुद को रामचंद्रन की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1989 में उनकी पार्टी ने राज्य विधानसभा में 27 सीटें जीत ली और वो पहली निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष बनी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद राज्य में हुए चुनावों में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, जिसके बाद 24 जून 1991 को पहली बार वो सीएम बनी। अब तक वो 3 बार राज्य की सीएम रह चुकी हैं। जयललिता का जीवन शाही रहा है। उनकी जीवन शैली किसी महारानी से कम नहीं है। इस जीवन शैली को लेकर वो आरोपों और विवादों में भी रही हैं। जिस मामले में उन्हें सजा हुई है, उसमें भी जो सामान मिला, उसमें करोड़ों की साड़ियां, घड़ियां, जूते, गहने और सोना जैसी चीजें जब्त हुई थी। जब उन्होंने अपने सहयोगी शशिकला नटराजन के बेटे और अपने दत्तक पुत्र सुधाकरण की शादी की, तब भी शाही खर्च का आरोप लगा और कहा गया कि ये पैसा सरकारी खजाने से लूटा जा रहा है। जयललिता पर जिद्दी महिला होने का आरोप भी लगा है। करुणानिधि से उनकी झड़प कई मौकों पर देखी जा चुकी है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बदले की कार्रवाई करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और फिलहाल कई दिनों तक जेल में रहने के बाद जयललिता सलाखों से बाहर हैं। अब सबकी नजर उनकी अगली रणनीति पर है कि आखिर इन हालात में कैसे वो अपनी पार्टी और खुद को तमिल राजनीति में बरकरार रखेंगे। भास्कर स्पेशल में आज इतना ही। आप देखते रहिए भास्कर न्यूज।